हैवानियत से ऊपर उठने की बात करते हैं तो वो फिर दूसरा जो मॉडल सामने आता है वो फरिश्ते का होता है, और यानी एक फरिश्ता भी इसके अंदर है, फरिश्ता सरिश्ता वज नीम हवानस्त। इससे फिर वो एक तस्वुर एक्सट्रीम का आता है जो राबानियत की सूरत इख्तियार करता है। अच्छा, हलाल के साथ एक और चीज़ जुड़ रही है, एक चीज़ है तो तैयब, उसको हासिल करने का तरीका जो है ना वो हलाल नहीं है, लेकिन आपने उनकी कंपोजिशन ऐसी बना दी है कि वो अब आपके लिए नुकसानदेह हो गए। ये जाकर सबसे पहले जो है आपके हायर ब्रेन रीजन्स को पैरालाइज करती है। जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो जितनी नेचर से करीब रखकर आप इस्तेमाल करेंगे वो उतनी आपकी बॉडी के लिए मुफीद होगी। शराब थोड़ी सी मिकदार पियो से तो नशा नहीं चढ़ता, उसकी तो बाउंड्री होती है ना, तय करना होता है, उसमें कोई ग्रे एरिया नहीं छोड़ना होता, ब्लैक एंड व्हाइट में करना होता है। इंसान की अचीवमेंट ये है कि वो एक बैलेंस क्रिएट कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज़किरा और तबसरा के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हम तज़किया नफ्स के कुरानी तसव्वुर पर एक सीरीज़ कर रहे हैं खालिद साहब और मैं। उस ज़िमन में हम अब तक 8 एपिसोड्स कर चुके हैं, और पहली जो एपिसोड हमने की थी वो एक्चुअली हमने इंसान का जो उसकी जो नफ्सियात हैं, उसकी जो नफ्सियात की हरकियात हैं, उसके ऊपर हमने पहली डिस्कशन की थी। और ये हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि इंसान जो है वो रूह और जिस्म का मुरक्कब है। उसकी कुछ रूह की हरकियात हैं, वो कुछ प्रेशर्स डालती है इंसान पर, और उसकी कुछ जिस्म की हरकियात होती हैं, कुछ मोटिव्स होते हैं जो उसमें प्रेशर्स बिल्ड करते हैं, और इनके दरमियान जो है इंसान ने बैलेंस क्रिएट करना होता है। फिर हमने इसको मज़ीद भी इस मौजू को खोला था, हकीकत इंसान के मौजू को, जो अपनी हमारी 7वीं एपिसोड थी उसके अंदर। उसके बाद हमने इंसान के जो मोटिव्स रखे गए हैं इंसान के अंदर, उन मोटिव्स को डिस्कस किया कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर कोई भी चीज़ बेमकसद तो तख्लीक नहीं की, तो हर मोटिव जो है उसका कोई ना कोई मकसद अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है हमारे अंदर। तो हमने एक एक करके तमाम मोटिव्स को, इम्पॉर्टेंट जितने भी मोटिव्स थे उनको डिस्कस किया, हमने उनका मकसद डिस्कस किया कि उसको हमारे अंदर रखने का पर्पज़ क्या था अल्लाह ताला का। और फिर हमने उसके बाद उस पर्पज़ से डिविएशंस की मुख्तलिफ़ फॉर्म्स डिस्कस की, जिसको हमने तज्ज़िया के उन्वान से डिस्कस किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गुज़श्ता एपिसोड में हमने वो जो तज्ज़िया का जो मौजू था, उसकी जो जहत थी, उसको हमने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली हमने उसको डिस्कस किया, एड्रेस किया उसको, जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया एड्रेस उसको। और हमने उसके बाद हमने ये कहा था कि हम अपनी अगली एपिसोड्स जो हैं वो अब तज़किया के ऊपर करेंगे, यानी जो भी पर्पज़ है किसी मोटिव का, वो अल्लाह ताला ने जो रखा है उसको डिस्कस करने के बाद उससे डिविएशंस हमने सारी पढ़ ली, डिस्कस कर ली हमने। तो अब हम देखेंगे कि वो जो भी मोटिव हमारे अंदर रखा गया है उसको उस पर्पज़ में सर्व करना है तो उसकी क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो आज हम अपना जो मौजू है तज़किये का कुरानी तसव्वुर जो है उसको आज हम शुरू करेंगे। वेलकम टू द प्रोग्राम खालिद साहब। आज खालिद साहब हम जो मोटिव्स हैं जिनको कोशिश करेंगे कि आज के एपिसोड में हम डिस्कस कर लें, वो जो बहुत बायोलॉजिकल लेवल के मोटिव्स हैं, कोशिश करेंगे कि उनको हम डिस्कस कर लें। उनमें से हमने कुछ मोटिव्स जो थे वो इम्पॉर्टेंट डिस्कस किए थे, जो हंगर है, थर्स्ट है, और ये अल्लाह हमने डिस्कस किया था कि अल्लाह ताला ने जो रखा है पर्पज़, इसके पीछे असल में मोटिव जो है वो सर्वाइवल है हमारा, कि इंसान की बका है। तो जिस मकसद का जो अल्लाह ताला ने बड़ा मकसद ज़िंदगी का हमारा मुतय्यन किया है, उस मकसद के लिए ज़िंदा रहना ज़रूरी है। तो ये मोटिव जो है वो हमारे उस पर्पज़ के तहत हमारे अंदर रखे गए ताकि हम ज़िंदा रखें और ज़िंदा रहें हम। अब इसके अंदर हमने डिविएशंस भी डिस्कस की कि भाई अगर खुराक है इंसान की, उसके अंदर डिविएशंस की क्या फॉर्म्स हो सकती हैं, इंसान हट के करे तो उसका एक इम्पैक्ट होता है इंसान की नफ्सियात के ऊपर। हम ये पढ़ते हैं, अब इस पर तो बहुत काम हो रहा है कि जो खुराक है हमारी, इसका हमारी ना सिर्फ बायोलॉजी पर इफ़ेक्ट होता है, इसका हमारी साइकोलॉजी पर भी इफ़ेक्ट होता है। जब ये हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल होती हैं ये चीज़ केमिकल्स, तो फिर ये जाके हमारे ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करती हैं, और फिर ब्रेन इफ़ेक्ट होता है तो उससे पूरी हमारी साइकोलॉजी भी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये जो डायमेंशन है खाने की, तो इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है, इसका ख्याल करना। तो डिविएशंस हमने डिस्कस कर ली थी। तो अब तज़किया के अगर उन्वान को हम देखें तो उसके लिहाज से आप हमें गाइड कीजिए कि खुराक जो है वो हमारे खाना जो है या पीना है हमारा,
उसके अंदर क्या बैलेंस है, क्या तवाज़ुन है, क्या हदूद है जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए जिससे कि हम अपने वो डिविएशन से बच सकें। ठीक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो आपने इब्तिदान जो बातें फरमाई हैं, बस उसमें मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि दो नुकात हैं। पहले मैं उसके हवाले से थोड़ी सी क्लियरिटी लाना चाहता हूँ, कहीं की गलत फहमी ना पैदा हो जाए। एक तो नुकता ये है कि पहले एड्रेस नहीं होने का मतलब ये है कि मुकद्दर माना गया है, अंडरस्टूड माना गया है, यानी लोगों ने इसको ज़रूरत नहीं समझी कि ये एड्रेस करने के काबिल शय है, यानी ये तो कॉमन फैक्टर है, सब जानते ही हैं, तो उससे आगे फिर तज़किये के मफ़हूम को लेके चला गया। हमने खोला इसलिए कि हमारा ज़रा इंफॉर्मेशन का दौर है और इसमें ये चीज़ें भी दब गई हैं। जो चीज़ें हम मानते हैं बाज़ औक़ात गैर शऊरी तौर पे मान रहे होते हैं, तो हमने कहा कि ज़रा वो शऊर की सतह पे आ जाएं ताकि साबित हो जाए कि भाई ये तज़किये का अमल ये है असल में, जिससे कि हमने तज़किया हासिल करना है। ये हमारी एक यूनिक एफ़र्ट हो गई कि जो इससे पहले इस तरह उन किताबों में नहीं आई है कि जो तज़किये के मौजू पर लिखी गई है, या ये कि जो तज़किये के मौजू पर हमें लिटरेचर मिलता है उसमें ये चीज़ इस तरह नहीं मिलती जिस तरह के हमने खोली। वैसे मतलब आपको बुज़ुर्गों के अक़वाल में, उनकी गुफ्तगू में, उनके मलफूज़ात में, नशिस्त व बर्खास्त में जो उनकी जो लोगों के साथ जो उन्हें रहनुमाई देते रहे, उसमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसा नहीं स्कैटर्ड फॉर्म में, जी स्कैटर्ड फॉर्म बिखरी हुई हैं, तो हमने ज़रा वो सारी एक जगह पे जमा करके रख दी हैं सामने। सही। तो ये एक एफ़र्ट हमारी, यानी तरतीब हमने दे दिया उनको अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ तो ये हुई है। दूसरा ये कि इंसान पर हम बात कर रहे हैं, तो इंसान का एक वो तस्वुर है जो आज आम है कि भाई ये एक इवॉल्व्ड जो एनिमल है। तो अब उसके नतीजे में फिर वो यानी अर्जीज़ हैं और नीड्स हैं और जो कुछ वो फिर एक हैवानियती की तरफ इंसान जाता है, सोच जाती है या रुझान जाता है, और वही शय फिर प्रैक्टिस में आती है। और दूसरी तरफ जब लोग उस यानी हैवानियत से ऊपर उठने की बात करते हैं, तो वो फिर दूसरा जो मॉडल सामने आता है वो फरिश्ते का होता है, जिसकी कोई नीड्स ही नहीं है। तो फिर वो इन नीड्स को किल करते हैं। इससे फिर वो एक तस्वुर एक्सट्रीम का आता है जो राबानियत की सूरत इख्तियार करता है। तो जब हम कहते हैं ला राबानियत फिल इस्लाम, तो ये सिर्फ एक शादी का मसला नहीं है, बल्कि ये तमाम मसाइल में आता है। तो अगर हम इसे एक इंसान को देखें ना कुरान की नज़र में, तो ये भी एक अल्लाह ताला की हाइब्रिड जो है ना वो तख्लीक है। इसमें फ़रिश्ता और हवान दोनों जमा किए गए हैं। कोई शक नहीं कि इंसान की जो बॉडी है वो एक एनिमल जो है ना बॉडी का एक इवॉल्व फॉर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि जो शय हमें नहीं मालूम वो ये कि गाफिल तो निरा साहिब इदराक नहीं है, और ये कि एक नूर की तजल्ली भी तेरे अंदर मौजूद है, और यानी एक फ़रिश्ता भी इसके अंदर है। फ़रिश्ता सरिश्ता वज़ नीम हवानस्त, ये मरकब वजूद है इंसान का। तो अब उसमें इंसान की अचीवमेंट ये है कि वो एक बैलेंस क्रिएट कर सके। एक तरफ ये उसकी जो है ना जो अच्छा, ये दोनों जो वजूद हैं ये एक दूसरे के ज़िद्द हैं। जो वो फरिश्ते का वजूद है वो इस मतलब हवानियत उसके लिए बड़ी एक मुनकर शय है, वो उसे देखेगा बेजारी से देखेगा, एक कबाहत से देखेगा। यानी जब हमारी वो वाले जो है ना हमारे अंदर आँख खुलेगी तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत हकीर मालूम होगी। ये सारे एक्ट बेशक हलाल भी हों तो अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि रूह तो ऊपर वो बड़ी ऊपर है, वो तो बहुत प्योरीफाइश है। उसको ये सारी चीज़ें बड़ी मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो है ना ये उसे बहुत गंदी मालूम होगी। वो इंसान को ऊपर जोड़ना चाहती है, जिस्म नीचे जोड़ना चाहती है। अच्छा, तो जिस्म के एतबार से देखें तो इसमें इसी में लज्जत है सारी, इसके अंदर बड़ी अट्रैक्शन है, इसमें एक लुत्फ़ है, इसके अंदर एक आपको वो जो है ना एक लज्जत महसूस होगी। और ये लज्जत रखी गई है, न होती तो फिर क्यों आदमी इधर जाता है। एक खाना खाना ही अजाब होता है अगर टेस्ट बर्ड नोज दे, तो मतलब कितना मुश्किल काम होता है। मेरी ग़िज़ा है, मुझे चाहिए, उसके बगैर मैं जी नहीं सकता, लेकिन उसको अंदर डालने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती। तो वो एक पूरा सिस्टम ऐसा बना दिया गया कि जी वो तो बड़ी रग़बत से बंदा खाएगा और पिएगा। तो ये दो चीज़ें थी। मैंने चाहा कि पहले ये ज़रा क्लियर हो जाए कि हम तज़किये से मुराद क्या है कि वो जिस्म की ज़रूरतें भी पूरी हों, ये ना हो कि आप बिल्कुल वो फरिश्ता बन जाएं और जिस्म को आप इग्नोर कर दें। और दूसरी तरफ ये है कि वो इस तरह पूरी हों कि वो जो आपके फरिश्ते वाले औसाफ हैं उन पर वो जो है ना कोई ज़रब ना पड़े या उनके अंदर कोई कमी ना आए। तो ये एक ऐसा मॉडल है जो अल्लाह ने बनाया है कि जो अब इसके अंदर जो बैलेंस है, असल जो है ना वो तज़किया ये है कि ये बैलेंस रहे कायम, वो उस तवाज़ुन पर इंसान खड़ा हो जाए। एक तरफ वो उसकी नूरानियत भी हो और दूसरी तरफ ये उसकी जो भी मादी ज़रूरियात हैं ये भी पूरी होती रहें, इनमें वो ना ये बैलेंस है दर हकीकत
जिसे हम तज़किया कह रहे हैं। ये गुज़श्ता एपिसोड में भी आपने एक्सप्लेन किया था तो कि जो भी मोटिव हमारे अंदर रखा गया वो किसी पर्पज़ के लिए रखा गया, वो पर्पज़ अपना तभी सही तरह फुलफिल कर सकेगा, सर्व कर सकेगा, जब तक वो बैलेंस क्रिएट नहीं होता। जी, तो बस ये एक चीज़ ये मैंने चाहा कि ज़रा ताज़ा हो जाए। अब आ जाएं इस चीज़ की तरफ कि जो हमारा ये खाने पीने की है, इसमें कुरान मजीद ने हमें जो रहनुमाई दी है वो क्या है। यानी एक आयत में अगर आप देखें तो कुलू वशरबू, खाओ पियो, वला तुसरिफू, इसराफ नहीं करो। उसकी तरफ हम आते हैं क्या है, ठीक है ना भाई, ये आप करेंगे तो बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये खुद एक बहुत बड़े यानी समझने की चीज़ है कि क्या खाओ और क्या पियो। तो दूसरी जगह बताया कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यबा, ये ज़मीन में से, ये नहीं ज़ाहिर है आप मिट्टी से बने हो, जो भी अवानी वजूद है वो मिट्टी से बना है, तो जो भी उस अवानी वजूद की सारी ग़ज़ा है वो मिट्टी से आ रही है। मैं इवन जो जानवर भी हैं जो हम गोश्त खाते हैं जिनका, तो उनका गोश्त किस शय से बना है, वो चारा खाया उन्होंने, तो चारा किधर से आया है, मिट्टी से आया है, तो गोया वो भी मिट्टी ही की शय हैं। तो और ये जो बाकी चीज़ें हैं, गंदम है, चावल है, ये तो सबको पता है मिट्टी से आ रहे हैं, फल हैं, सारा वो मिट्टी से आ रहे हैं। तो कुलू मिम्मा फिल अर्द, जो कुछ भी ज़मीन में है खाओ, लेकिन शर्तें दो रखी, हलालन व तय्यबन, हलाल और तय्यब। अच्छा, हलाल और तय्यब का क्या मसला है, यानी कुछ चीज़ें खबीस हैं वो नहीं खानी है। अब जिनको हराम किया गया है ना, मतलब शराब नहीं पीनी है या खिंजीर नहीं खाना है, जो चीज़ें हराम कर दी गई हैं, तो ये क्यों हराम की गई, ये तय्यब नहीं है, ये खबीस है। और हलाल जो है वो यानी ये वो चीज़ें जो हलाल की गई हैं और जो तय्यब चीज़ें ही हलाल की गई हैं। अच्छा, हलाल के साथ एक और चीज़ जुड़ जाएगी, एक चीज़ है तो तय्यब, उसको हासिल करने का तरीका जो है ना वो हलाल नहीं है, तो वो अब हलाल नहीं रही। मसलन आप बकरी है तो तय्यब है, आप खा सकते हैं, लेकिन चोरी की है तो वो अब हलाल नहीं है, हराम है। यानी वो फ़लसफ़ा गलत है कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स, नहीं, वो बात नहीं होगी। ये अब देखें ना, असल में होगा क्या, देखें जिस्म की ज़रूरत तो ठीक पूरी हो जाएगी, वो तो उससे कोई फसाद जिस्म के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि आपने वो चीज़ खाई है जो तय्यब है। लेकिन ये एक और जगह पे जाके मसला खड़ा कर देगा ना, यानी सिर्फ इंसान का निज़ाम सिर्फ जिस्म तक तो नहीं खड़ा ना, कोई उसकी समाजी हैसियत भी है, कोई दूसरों के भी हुकूक है, वो कुछ चीज़ पोजेस कर रहे हैं, तो अगर मैं छीन लूँ, चोरी कर लूँ, तो फिर वो उनका हक मारा जाएगा, तो वो एक अलग जगह पे बैलेंस ख़राब हो जाते हैं। बाकी उसके और भी इफ़ेक्ट्स हैं, जो यानी हराम माल के जो दूसरे इफ़ेक्ट्स होते हैं वो रूहानी सतह पे होते हैं ज़ाहिर, वो जिस्मानी सतह पे नहीं ज़ाहिर होंगे, वो रूहानी सतह पे ज़ाहिर होंगे। वो रूह के लिए फिर वो जो है ना उनका इफेक्ट गलत आता है। तो ये शर्तें दो लगाई गई हैं, हलाल हो तय्यब हो। अच्छा, इसमें तय्यब की एक और भी है, एक शय है हलाल, तय्यब भी है, लेकिन वो आपने खुद ख़राब कर दी है, बासी करके ख़राब कर दी है उसको। यानी जैसे फल जो है ना गले सड़े हो गए हुए हैं, या आपने उसको, अब अंगूर है, खुद तो हलाल है, लेकिन आपने उसको जब उसका रस निकाला है, ठीक है, रस भी हलाल है, पिएं, शरबत पिएं, लेकिन उसको एक ख़ास प्रोसेस से गुजार के उसके अंदर केमिकल चेंजेस आ गई हैं, तो अब वो एक हलाल शय हराम हो गई है, वो अब खबीस हो गई है। अब उसके जो है ना वो अब ओरिजिन उसका हलाल है, लेकिन वो चीज़ अब हलाल नहीं, वो उसके अंदर वो तय्यब की कैफियत नहीं रही है, वो एक खबीस की कैफियत में ढल गई है, तो वो शराब है। अच्छा, ये भी आप बैलेंस देखें, ऐसे ही ज़िमनी तौर पे बात याद आ गई कि शराब जिन चीज़ों से बनती है उन चीज़ों को कुरान ने हराम नहीं किया। गंदम की बना रहे हैं या अंगूर की बना रहे हैं, जिसकी भी बना रहे हैं, उनको हराम नहीं किया। दुनिया में आजकल ये जो हीरोइन है, जिससे यानी प्रेज़ की जाती है, फैलाई भी जाती है, प्रेज़ भी की जाती है, खैर दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, तो ये बनती है जी पोस्ट से। बहुत से लोगों को पता भी नहीं पोस्ट क्या चीज़ है, यानी खशखाश तकरीबन सब लोग जानते होंगे, लेकिन ये नहीं जानते कि उसकी सोर्स क्या है खशखाश की, तो पोस्ट ही है। गुले लाला शायरी में कितना इस्तेमाल होता है भाई, वो कितना अच्छा फूल है, शायर उस पर कितना कलाम कहते हैं, तो गुले लाला किधर आता है, पोस्ट के ऊपर आता है, ठीक है। तो अब जब आपको पता चला यार हीरोइन इससे बनती है, तो आपने पोस्ट की काश्त के ऊपर ही पाबंदी लगा दी। अब आप सच समझे इंसान का और खुदा का फ़र्क। उसने देखा कि शराब से नुकसान होता है, उसने कहा सिर्फ ये शराब नहीं बनाना है, ये नहीं कहा कि अंगूर नहीं लगाना है। जब इंसान ने देखा कि हीरोइन से नुकसान होता है, उसने कहा पोस्ट ही नहीं पैदा करनी है। ये इंतहा पसंदी इंसान के मजाज में है, वो बैलेंस पे नहीं रहता है। सही। तो खैर ये एक ज़िमनी बात थी, मैंने वैसे उसके बीच में ले आया। तो एक शर्त यह है कि जी नहीं हलाल हो, दूसरी शर्त यह है कि तय्यब हो, उसको आपने खबीस न कर लिया हो।
और तीसरी शर्त यह है कि वला तुसरिफू, तुम हद से ना बढ़ो। अब मैं ज़रा थोड़ी सी इसकी वजाहत कर देता हूँ। हलाल तैयब की थोड़ी सी वजाहत हो गई है, लेकिन ये कि मैं तैयब और खबीस के हवाले से थोड़ी सी चीज़, यानी वो एक चीज़ हलाल है, एक तो मैंने आपको बता दिया शराब बना दी तो वो खबीस हो गई। लेकिन कुछ चीज़ों को हम, अब ये ज़रा थोड़ी सी यानी हलाल हराम की बात नहीं हो रही, मैं सिर्फ उसके फ़वाइद और नुकसानात की बात कर रहा हूँ जो इंसानी जिस्म पर उसके असरात पड़ते हैं। आपके पास दूध है, हलाल और तैयब है। पानी है, हलाल और तैयब है। आग से आप चीज़ों को पकाते हैं, वो कोई मना नहीं किया गया कि आग पे पकी हुई चीज़ ना खाओ, खाओ पियो, ठीक है, उसे अच्छी तरह आपने पका के खाए, अच्छी बात है, कच्ची ना खाओ बल्कि पका के खाओ। अच्छा, अब हम चाय बना लेंगे, यही दूध, पानी, पत्ती मिक्स, चीनी, गुड़ मिक्स करके, इनमें से कोई शय अपनी जगह पे बुरी नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह जब आप उसे बना लेंगे तो उसके कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन बहुत सारे नुकसानात भी हैं। वो आपके मैदे के लिए कितनी नुकसानदेह हो जाएगी। अच्छा, उसके इस्तेमाल का वक्त भी ये तय करेगा कि वो आपको फ़ायदा देगी या नुकसान देगी। तो एक शय ओरिजिनली, सारी अशिया जो है ना, वो जितने भी उसमें कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे ठीक हैं, उनमें से कोई हराम शय नहीं है, लेकिन आपने उनकी कंपोजिशन ऐसी बना दी है कि वो अब आपके लिए नुकसानदेह हो गए। तो इसमें ये चीज़ भी, यानी जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो जितनी नेचर से करीब रख कर आप इस्तेमाल करेंगे वो उतनी आपकी बॉडी के लिए मुफीद होगी। और जितना आप उन्हें मल्टी कुकड करेंगे और उनकी कुकिंग के अंदर जो है ना कंपल्शन लेके आएंगे, इतना वो उसे कम्प्लेक्स करेंगे, इतना जो है ना वो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह होती चली जाएगी। यानी ऑर्गेनिक फूड्स, यानी ये तैयब होने की, यानी अब तैयब होने की ग्रेडेशंस है ना, ये जितना आप मल्टी कुक्ड करते चले जाएंगे तो उसकी तैयब की कैफियत में कमी आती चली जाएगी। सही, जितने मिसाले डालेंगे, तड़के लगाएंगे, कुकिंग ऑयल डालेंगे, डालडा डालेंगे, अब ये सारी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। और ये जो अब आपकी बीमारियां सारी हैं ना, ये शुगर है या आपका जो ब्लड प्रेशर हो जाता है, अब कैंसर भी एक वबा की सूरत इख्तियार कर गया है, बहुत कॉमन हो गया। यानी ये अभी तो पता नहीं तहकीक है या नहीं है, और लोग ये बातें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर समझा रहे हैं या नहीं समझा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जब कभी भी होगी तहकीक तो निकलेगा, ये हमारा जो पकाने का तरीका है ये निकलेगा, और खाने का तरीका ये निकलेगा। तो अभी तो हम यहाँ तक पहुँचे हलाल और तैयब की एक डायमेंशन तैयब की मैंने आपको ये बताई कि चीज़ें मल्टी कुकड नहीं होनी चाहिए। जितनी सिंपलिसिटी की तरफ आप रहेंगे इतनी वो तैयब रहेगी, और जितने उसको आप कम्प्लेक्स करते चले जाएंगे इतना ही वो तैयब से खबीस की तरफ उसका जो है ना वो टेंडेंसी पैदा होती चली जाएगी। अब आ जाएं तुसरिफ ऊपर। आमतौर पे देखें, इसराफ ना करो, इसका एक माना तो यानी ये कि बिला ज़रूरत, यानी इसका जो आप तफसीर में देखेंगे तो वो यही मिलेगा कि ज़रूरत पर ज़रूरत से ज़ायद खर्च करना या ज़रूरत से ज़ायद इस्तेमाल करना, ये इसे इसराफ कहा गया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मसलन इस तरह की रिवायात भी हमें मिल जाती हैं कि आपके पास अगर सालन है तो उसके साथ अगर चटनी है तो ये एक तरह का इसराफ हो गया, 2 आपकी डिशें हैं तो ये भी इसराफ हो गया। मैं समझता हूँ ये ज़्यादा एहतियात की या ज़्यादा तकवा की बात है। असल इसराफ क्या है? असल इसराफ ज़रूरत से ज़्यादा खाना है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बताई है कि जी आप अपने मैदे के 3 हिस्से कर लो, उसमें एक हिस्सा जो है ना हवा के लिए रख दो, एक हिस्सा पानी के लिए रख दो, एक हिस्सा है कि जो आपने ये गोश्त खाना है या अनाज खाना है या जो कुछ भी सब्ज़ी है, जो कुछ भी है, ये एक हिस्सा होना चाहिए। अब आप सोचें कि अगर हमने पेट भर लिया है पूरा, पानी की जगह नहीं डालेंगे, पानी कहीं तो जाएगा ना उसने कहीं। अब उसके बाद मैदे का एक फंक्शन है, उसके सेंसेस हैं, उसने चीज़ें अलग-अलग करनी है, भाई इसमें जो है ना वो मिनरल्स किधर हैं, विटामिन्स किधर हैं, किस शय ने क्या ग़िज़ा बनना है, वो सारी छांटियाँ करनी है उसने। बड़ा सेंसिटिव काम है जो उसने करना है। जब आपने उसे इतना भर दिया तो अंधा बहरा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से कई किस्म के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। वो उसमें एक चीज़ ये भी शामिल है कि कई मिनरल्स जो है ड्रेन हो जाएंगे, बाद में डेफिशिएंसी शो होगी कि भाई आपके खून में ये चीज़ कम है या वो चीज़ कम है। मसला ये है कि आपने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, ज़्यादा खा लिया है। तो इसको अगर उसके अच्छा फिर ये भी कि सुबह शाम का खाना, यानी आपने यानी खाने 3 ना रखें, 2 रखें, अगर सुन्नत में हम देखें तो हमें ये मिलेगा। तो कि ये खाने पीने की बस ये 3 शर्तें हो गई,
हलाल तैयब और इसराफ ना हो। और इसराफ के अंदर ये चीज़ कि पेट भर के ना खाया जाए, बल्कि ये कि पेट को एक हिस्सा उसका खाली रखा जाए ताकि वो इत्मीनान से काम कर सके। मेरा ख्याल है अगर इस पर हम एक वो अपने खाने को सादा कर लें, वो इतना यानी वो जो है ना मुश्किल किस्म की पेचीदगियाँ उसमें ना पैदा करें कुकिंग में, और कई किस्म की डिशें ना बनाएं। और दूसरा ये कि अपने ये पेट भर के खाने वाली आदत तर्क कर दें। बस आपको एक रोटी कफ़ायत करेगी, आपकी एनर्जी की ज़रूरियात अगर पूरी कर रही है वो, तो निशास्ता इतना बहुत है आपके लिए। बाकी आप जो है ना कोई गोश्त इस्तेमाल कर लें, सब्ज़ी कर लें, उबाल लें, उसमें जितने मसाले बेशक डाल लें, तड़का ना लगाएं। तो ये वो चीज़ है कि जिसके नतीजे में आप, मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी शुगर होगी या ब्लड प्रेशर होगा, या ये आपके जिस्म की जो मरना तो एक दिन है ही है, लेकिन ये कि जब जिंदा रहेंगे तो एक अच्छी ज़िंदगी, एक सेहतमंद ज़िंदगी, एक जैसे कहना चाहिए कि तकालीफ और बीमारियों से आज़ाद ज़िंदगी आप गुजार सकेंगे। एक हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ। लेकिन खास साहब एक अब देखें, ये भी तो कुकिंग इंडस्ट्री पूरी एक मतलब खड़ी हुई है, डेवलप हो चुकी है। अब आप देखें कि यूट्यूब के ऊपर जो चैनल्स आपको नज़र आएंगे, आपको टीवी पर प्रोग्राम्स बाकायदा कुकिंग के नज़र आते हैं। वो भी तो लोगों के अंदर इनसे वो ना असल में देखें मसला क्या है, देखिए क्या होता क्या है, जब आप शैतान की जो पूरी वो जो हमें बताया गया वो क्या है, यही जो हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं, ये जो हमारी जिबिल्लतें हैं, इन्हीं को फूंक मारने का काम है ना शैतान का, यानी इनको मुश्ताहिल करने का, यानी इनको जो इनका एक तनासुब है या तवाजुन है उससे बिगाड़ देने का नाम है। अच्छा, अब उसके पीछे एक जो भी सरमायादाना सोचोगी, चीज़ें बिकें, प्रोडक्ट सेल हों, ये है, हमने ये बनाया है, वो है, फलाना पैक्ड मतलब मील है, फलाना सारा कुछ। अब ये पीछे फैक्ट्रियाँ हैं पूरी। तो इस सब के लिए ये ज़रूरत तो है ना, लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाएं। ये ज़रूरत तो है ना कोई फूड इंडस्ट्री हो ताकि कुछ लोगों का कारोबार चले। तो वो अब ये नहीं, शैतान ने अभी अपने पूरे उसको ना सिस्टमेटिक कर लिया है, इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया जी, है। इदारे बना लिए हैं उसने पूरे और इंसानों की ज़रूरियात उनको बना दिया है कि वो अपनी ज़रूरत के लिए लोगों को उसकी तरफ खींचें। तो मेरे अंदर मतलब भूख की अर्ज है ना कि जिसको अब मुश्तइल किया जाएगा, मेरे राल टपकेंगे, फिर वो मैं खाने को दौड़ूंगा, तो ये तो अब मुझे खींचा तो जाएगा। अब असल में देखें, ये अल्लाह ने ये फ़र्क है ना बाकी अवानों से कि अल्लाह ने जिबिल्लतें तो सब अवानों को दी हैं और उनका कोई कंट्रोल भी आटो पे रखा है। वैसे वो भी कहीं मतलब कहीं कोई अवान किसी घुस जाए किसी गोदाम में तो वो इतना खा लेगा मर जाएगा, उसे तो नहीं होश। इंसान को अल्लाह ने अकल दी है। ये अकल का मतलब ही क्या है, यानी अकल का अगर सादा तरीन तर्जमा करें तो इसका मतलब ब्रेक, रोक, रुकावट। तो ये जज्बात जो भी आपके हैं या जो भी आपकी जिबिल्लतें हैं, ये तो अंधी बहरी हैं। इनकी लज्जत की तशफ़ी होती नहीं है, इनकी तस्कीन मुकम्मल होती नहीं है। ये तो बस बेहिसाब इनका दिल करेगा। ये अकल का काम है कि बैलेंस करे। अकल दी इसलिए गई है, वो इंसान का असल इसे कहा ही गया ना, हवाने आकिल। तो ये सोच समझ जो इंसान को दी गई है, और अकल एक रोक के तौर पर, ब्रेक लगाने के तौर पर, तो ये अकल का कंट्रोल अगर अपनी इन जिबिल्लतों के ऊपर हो गया है तो इस सतह का तज़किया आपको हासिल हो गया। ये आप नहीं कर सकते तो आप हैवान हैं, ये आप कर लेते हैं तो आप इंसान हैं। बस इतनी सारी बात है। ये तो एक आपने इंडिविजुअल जहत बयान की कि एक फ़र्द जो है वो अपनी फ्री विल के तहत फ़ैसला करता है कि मैंने ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा। लेकिन खालिद साहब, इस चीज़ को सोशली भी थोड़ा सा एड्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे हम अपने सोशल बिहेवियर को देखें तो हमारे यहाँ कोई दावत ऐसी नहीं होती जिसमें सिंगल डिश हो। 4-4, 5-5 डिशेस बनाई जाती हैं, रखी जाती हैं, और अब वो बंदे को प्रेशर जो होता है कि जो मेहमान बन के गया बैठा है वो उसको फिर सारी चीज़ें खानी है। जो मेज़बान है उसने इतनी सारी चीज़ें बनाई, दिल रखने के लिए खाना। हाँ जी, और वो तरह तरह की चीज़ें बनाई गई होती हैं डिशें में। वो सारी होती वही जो आपने बहस किया अभी कि इनऑर्गेनिक चीज़ों में बनी हुई होती हैं सारी। तो हमें अपने सोशल बिहेवियर को भी तो फिर इसमें एड्रेस करने की जरूरत है। इधर भी एक जहाद करने की जरूरत है। हाँ, इधर भी एहतियात करने की जरूरत है। एहतियात पूरा नहीं, जहाद हाँ, भी अपने साथ जहाद करना है। फिर जब आप ऐसी महफिल में चले जाएं तो वहाँ भी जहाद करना है कि अब वो ये वाला पूरा लेक्चर उधर भी देना पड़ता है ना। ठीक है ना। और अभी ये कि भाई ये जो सारा ये बीमारियाँ इससे लगती हैं, ये वो, तो मतलब इसी तरह असल में चीज़ें ठीक होती हैं। हम एक कज़न्स का ग्रुप था, 3 कज़न्स थे, इस्लामाबाद में रहते थे। तो हमने ना आपस में एक कोड ऑफ कंडक्ट तय किया एक दफ़ा कि हम जब आपस में बैठेंगे ना तो हमने ना मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करना किसी ने भी,
जिसने मोबाइल उठाया 500 रुपये फ़ाइन है उसका। ठीक। तो मेरे ख्याल में इस किस्म का सोशल कोड उधर भी बनाने की ज़रूरत है कि कहीं पर जब दावत रख रहे हैं कहीं पर, तो वहाँ पर ये तय कर लिया जाए भाई तुम अगर एक खाना बनाओगे तो आऊँगा, उससे ज़्यादा है तो हाँ, फिर नहीं आऊँगा। ये बहुत अच्छी बात होगी, बिल्कुल। तो ये इस किस्म के हमें करना चाहिए, मतलब और आपस में तो ज़रूर करना चाहिए। जिन लोगों की मतलब ज़हनी हमांगी है उन्हें तो ये ज़रूर करना चाहिए। हाँ जी। और मतलब हमारा ये इन चीज़ों का ये जो खास तौर मीडिया इंडस्ट्री का बड़ा इम्पैक्ट होता है ये हमारे ऊपर। ये जो मैंने कहा कि ये पूरे फूड इंडस्ट्री एक बन चुकी है और उसका एक टूल मीडिया भी है। आप देखें ना, रमज़ान में जब अफ्तारी का वक्त आता है तो कैसे कैसे एड्स आ रहे होते हैं, जी, सारे लजीज खानों के, एक नहीं 10-10। असल में तो वैसे भी अगर ना भी आए ना तो रोज़े को तो हमने तबाह कर दिया है इफ्तारी से। हाँ जी। मतलब जो उसके तिब्बी फ़वाइद हैं, चलो रूहानी फ़वाइद अलग हैं, पता नहीं उनका क्या सत्यानाश फिरता है, लेकिन जो तिब्बी फ़वाइद हैं वो सारे के सारे ड्रेन हो जाते हैं हमारे इफ्तारी के उस जो भी मेनू है उसके नीचे। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसका ये इम्पैक्ट है ना एक हमारे ऊपर कि हमारे यहाँ आम तौर पर जो देखेंगे बिहेवियर लोगों का, तो वही है कि अफ्तारी तो वही होती है जिसमें कम से कम 3-4 डिशें हों। जी। पकोड़े होने चाहिए उसके अंदर, समोसे भी होने चाहिए, सब तबाही है। बहरहाल वो जो बात आई थी तो ख़ास तौर पे चलें ये भी कि यानी ये जो आप यानी सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक, नियरेस्ट टू ऑर्गेनिक। ये कुकिंग ऑयल डाल दे, इनसे परहेज। यानी ये तो खैर बराह रास्त उससे मुतालिक नहीं है, लेकिन चले जिक्र आया तो हमने कहा चले ये भी कर दें। सही बात है। आपने बड़ा, मैंने खुद आपकी ही समझाने पर मैंने अपने घर में भी ये चेंज लाया हूँ, ऑर्गेनिक ऑयल यूज़ करना शुरू किया, तो उसका इम्पैक्ट भी फील होने शुरू हुए हैं अपनी हेल्थ के ऊपर भी। अच्छा खाल साहब, ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली हमने एड्रेस कर लिया इस नीड को। दूसरी जो नीड, जो दूसरा मोटिव था हमारे अंदर, वो थर्स्ट का था, प्यास। और उसमें भी हमने डिस्कस की थी चीज़ें कुछ के वो गलत पानी जो है वो मतलब शराब हो गई जैसे, या अब तो यहाँ पर भी बहुत सी डिबेट्स हो रही हैं यहाँ पर कि कौन सा पानी साफ़ है तो कौन सा पानी प्योर है ये भी डिबेट्स हो रही हैं। तो इसमें हमें अच्छा ये से पानी ठंडा पीना चाहिए, गर्म पीना चाहिए, कैसा पीना चाहिए, अब ये भी इश्यूज़ हैं, हेल्थ से रिलेटेड है और ऑब्वियसली इंसान की नफ्सियात से भी रिलेटेड है। इसमें भी कुछ एहतियातों की ज़रूरत है हमें मशरूब के मामले में। बिल्कुल। तो वो देखिए, एक पहली मोटी बात तो ये ना जी कि खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के दौरान भी अच्छा नहीं है, ये आप पहले ही पी लें पानी। मैं तो पिछले दिनों ये कल परसों मैंने कहीं पर पढ़ा कि खाने से पहले और बाद कोई 1 घंटा 2 घंटे पानी नहीं पीना, आप लोग कहते हैं। ठीक है ना, वो पहले ही पी लें जो भी, तो वो अच्छी बात है। दूसरा ये कि इसमें ये चीज़ भी देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में अगर फ्रूट भी है ना तो खाने से पहले है, खाने के बाद आपने फ्रूट नहीं तनावल फरमाया। सही। और अब वो समझ आती है कि हर फ्रूट में भी तो 80% पानी ही है। ये नुकसानदेह है मैदे के लिए। मैदे मतलब वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं ना, वो अपने उस प्रोसेसिंग में होते हैं खाने के कि इसको किधर करना है, इसको किधर करना है। तो ऊपर से आपने जब ये पानी डाल दिया तो ये तो समझें कि एक जैसे वो देखते हुए अंगारे के ऊपर पानी डाल दिया ना, वो कैफियत, उसके सारे सेंसर जो है ना वो काम करना छोड़ देते हैं। तो ये इसलिए पानी बहुत नुकसान, वो फिर सब ड्रेन कर देते हैं, वो कह जाने दोस्त। सही। वो एक तरह की इमरजेंसी नाफिज कर देते हैं, आइन मुअत्तल हो जाता है तो यानी ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। फ्रूट भी बाद में खाना, हमारी आम आदत है फ्रूट बाद में खाते हैं, ये नुकसानदेह है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रूट भी पहले खाना चाहिए, खाने से पहले है। सही। अच्छा, अब ये तो मोटी मोटी बात हो गई। अब पानी, जिसे शराब, असल में पानी का मतलब यानी पीने की चीज़, और उसे अरबी में शराब कहते हैं। शराब हम तो सिर्फ नशावर शय को कहते हैं। तो लेकिन ये कि चलें अब हम उसे पानी के में ले लेते हैं। अब ये जो ड्रिंक्स आए हैं ना सर, जितने भी हैं ये सब नुकसान, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जो सब नुकसान दे। ये इससे कोई गर्ज नहीं कौन सा यहूदियों ने बनाया है, कौन सा मुसलमानों ने बनाया है, फार्मूले वही हैं। ठीक है, ये सब नुकसान दें। असल में देखें, हमारे ये जो खाने भी हैं और जो हमारे ड्रिंक्स भी हैं, इन सब में केमिकल्स हैं जी। अब ये जो केमिकल्स मैदे में जाते हैं तो ये मैदा तो उनका कुछ नहीं कर सकता। अब वो काम यानी सबसे पहले केमिकल्स को वो जो भी यानी प्योर करने का, या जो भी वैसे जाते हैं ना नेचुरल, वो काम है पित्ते का, जिगर का, वो उसने करना होता है, उनको यानी असाब में लाना होता है। उससे जब ओवरफ्लो हो जाता है तो फिर जाके सारा बोझ पड़ता है गुर्दे के ऊपर। अब गुर्दे ने खून साफ करना है जो वापस दिल में जाना है, तो ये अब अगर उसके अंदर केमिकल्स आ रहे हैं तो वो गुर्दे के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। ये इसी वजह से गुर्दे फेलियर हो रहे हैं ज़्यादा, के केमिकल्स हमारे अंदर बहुत जा रहे हैं।
ये बड़ी कॉमन होती जा रही है, किडनीज की डिजीजेज, ये गॉल ब्लैडर की ये डिजीजेज, सारे असल में ये मसला है, ये पीने के मसले हैं सारे। और ये फ्रूट में भी हैं, ये जो स्प्रे करते हैं ना, तो वो केमिकल्स रह जाते हैं उनके ऊपर। इसीलिए हुक्मा ये कहते हैं कि आपने जो फ्रूट इस्तेमाल करना है उसे पहले भगो दें पानी में। अच्छा, घंटा 1.5 घंटा पानी में भगो के रखें, उसके बाद यानी कुछ तो पानी में निकल जाए ना वो केमिकल्स अगर हैं उसके ऊपर, तो सही, अब वो फ्रूट इस्तेमाल करें। खैर, तो ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये वो सारी चीज़ें बहुत नुकसानदेह हैं, जो मैदे को तबाह। ये कहते हैं खाना हजम क्या करना, उन्होंने ड्रेन करना है, ख़राब करना है उन्होंने। मतलब एक जुल्म पहले हम खाने से कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर मजीद जुल्म ये है कि ये वाला जो है ना पी के कर रहे होते हैं। और आप अक्सर देखेंगे जो लोग कसरत से इस तरह के ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को गुर्दों के मसाइल आते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोड़ के सादे पानी की तरफ आना चाहिए। मशरूबात में ठीक है, दूध भी एक मशरूब है, वो भी पीने की चीज़ है, लेकिन सबसे बेहतरीन मशरूब जो है वो पानी है। और पानी में देखें, अब फ्रेश वाटर का तो तस्वुर है नहीं, वो तो जो चश्मे से निकला वो फ्रेश वाटर है ना। सही। जो कुछ भी है, तो अब यानी मेरे हिसाब में जो सबसे बेहतर पानी हो सकता है, मुझे अब सही इसकी तहकीक नहीं है, तो वो हो सकता है जो आपके शहरों में मुख्तलिफ फ़िल्टर लगाए गए हैं ना, वो वाले। ये बाकी जो कंपनियों वाले बनाते हैं, इसमें भी ये क्या करते हैं, जो मेरी समझ है या मालूमात है उसके मुताबिक ये होता है कि ये जो भी नेचुरल वाटर है वो लेते हैं, पहले उसके अंदर जितने भी मिनरल्स हैं ना वो सारे साफ़ कर देते हैं, उसको बिल्कुल सादा कर देते हैं एक प्रोसेस से गुजार के। फिर जो बताए हुए फार्मूला है उसके मुताबिक उसमें नए मिनरल्स शामिल करते हैं। ये तो सारे आर्टिफिशियल्स होते हैं। वो जो नेचुरल मिनरल थे वो तो आपने ड्रेन कर दिए, निकाल दिए, अलग कर दिए, और ये वाले शामिल कर दिए। तो मुझे ये कोई जो ना प्रोसेस जो है ना ये सही नहीं लगता। यानी ये भी फिर इसका मतलब केमिकल ऐड हुए ना फिर। सही। और बाकी ये कि हमारे मुल्क में तो पता नहीं क्या होता है ना, वो ये सारे फार्मूले पूरी तरह होते भी हैं या नहीं होते। तो मतलब मिनरल वाटर कोई आप कहीं सफ़र में मजबूरी है तो वो उसमें तो अच्छी शय हो सकती है, लेकिन घर में आपका फ्रेश वाटर का कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। नहीं तो कोई बोर करा लें, कुछ करें, तो महल्ले वाले मिल के कोई एक बोर पानी पीने का कर लें। बेहतरीन तो फिर ट्यूबवेल वाला हो सकता है जो गहराई से आ रहा है पानी। बस इसमें हम इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। अच्छा, एक शहरी ज़िंदगी के जो भी मतलब मसाइल हैं उनमें से एक ये भी है। तो मशरूब की बहस जो है वो नामुकम्मल रहेगी अगर हम एक अहम मशरूब जिसको शराब कहा जाता है उसकी जो डायनामिक्स है उसको अगर छोड़ दें हम एड्रेस किए बगैर। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें इसकी कि शराब जो है वो उसके बारे में कहा गया, वो ये जो असूल बयान किया जाता है कि भाई जिस चीज़ की ज़्यादा मिकदार जो है वो नशावर में नशे तो उसकी थोड़ी भी हराम है। इस पर इसकी हिकमत पर आप ज़रा रोशनी डालें। मैं उससे पहले एक कुछ रिसर्च है उसके बाद उससे वो आपसे शेयर कर देना चाहता हूँ कि जितने भी ड्रग्स हैं ना उनके बारे में ये है कि वो पहले इंसान के जो ब्रेन के लोअर पार्ट्स हैं ना, वो जो कि हमारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, जैसे थर्स्ट है, हंगर है, स्लीप है, सेक्स है, ये इनको जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो लोअर ब्रेन एरियाज होते हैं, ये जाकर उनको कंट्रोल करती हैं या उनको पैरालाइज कर लेती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये जाकर आपके जो हायर ब्रेन एरियाज हैं, हायर कॉर्टेक्स है जो, उसको जाकर ये पैरालाइज करते हैं उसको, जिसमें आपकी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है, जिसमें आपकी थिंकिंग होती है, आपकी उसमें जिसमें कि आपकी मोरालिटी की वैल्यूज़ होती हैं सारी आप एड्रेस हो रही हैं, शर्म हया की जो ब्रेक्स होती हैं। हाँ जी, तो वो आखिर में जाकर ना वो पैरालाइज होती हैं। शराब में जो है ये इसमें काम जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जाकर सबसे पहले जो है आपके हायर ब्रेन रीजन्स को पैरालाइज करती है। अब उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो ऊपर आपकी थिंकिंग, मोरालिटी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मफलूज हो गई, और नीचे आपकी वो जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो जिंदा है, वो खड़ी हुई है। तो वो जो हया वाला खाना बंद हो गया, तो अब जो है ये ब्रेक्स खुल गए ना, तो अब वो बेमहार हो गई हैं, जो जिबिल्लतें हैं वो बेमहार हो गई हैं। लेकिन उसमें ये लोग कहते हैं, ये बात करते हैं इस बात को कि भाई शराब थोड़ी सी मिकदार पियो से तो नशा नहीं चढ़ता, तो उसमें क्या हर्ज है। जी देखें, असल में जब आप ये तो अपने अपने मजमून का मसला होता है कि जब आपने
किसी चीज़ की वो हिल्लत व हुर्मत का फ़ैसला करना है तो उसको कहीं डिफ़ाइन करना पड़ता है ना, क्योंकि उसके साथ फिर जज़ा और सज़ा भी जुड़ी होती है। मतलब एक शय आप समझते हैं कि ये ममनू है, अब वो कोई ममनुआ काम कोई करेगा तो उसके साथ कोई पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है ही कि नहीं है। तो भाई कितना करेगा तो पनिशमेंट होगी और कितना करेगा तो नहीं होगी। तो ये तो हर जगह फिर तय करना पड़ेगा ना। जैसे माल मसरूका के बारे में है, उसकी भी कंडीशंस है ना, इतना माल होगा या इस तरह होगा, इस तरीके से होगा तो उस पर हाथ कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। इसी तरह समझ लीजिए कि ये अब यानी लीगल यानी क्या कहें नीड है या एक कानूनी ज़रूरत है कि आप डिफ़ाइन करें कि किस शय को आप जना लोगों को कहेंगे कि आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो उस ज़रूरत के तहत एक बात कि जो शय भी नशा देने वाली हो, यानी उसके इस्तेमाल करने से नशा आता हो, तो उसका ज़र्रा भी हराम है, बेशक उससे नशा ना आता हो। यानी ज़र्रे के इस्तेमाल से नशा नहीं। ये एक फ़िक़ही जो है ना उसकी तशरीह है और ये उसकी ज़रूरत है। तो बेशक उससे नशा नहीं आया, लेकिन ये कि चूंकि उसने एक कानून की सूरत भी इख्तियार करनी है, तो कानून तो फिर बहुत क्लियर कट होता है ना, उसकी तो बाउंड्री होती है ना, तय करना होता है, उसमें कोई ग्रे एरिया नहीं छोड़ना होता, ब्लैक एंड वाइट में करना होता है। तो ब्लैक एंड वाइट में करने के लिए फिर आपकी ज़रूरत है कि आप उन्हें बताएं कि भाई ये कहाँ से शुरू होगा, ये यहाँ से शुरू होगा। कि जब ये तय हो गया कि फ़लानी चीज़ जब आप वो इस्तेमाल करें, हो सकता है मैं 10 घूंट पीऊँ तो मुझे, या 2 घूंटों से ही मुझे नशा आ जाए, जो आदि है उसको 100 घूंट के बाद नशा है, वल्लाहु आलम, मतलब इस तरह की कैफियत हो। लेकिन अब इसका क्या, फिर मेरे लिए मेरा अलग कानून बनेगा, आपके लिए अलग बनेगा, वो पक्के शराबी के लिए अलग बनेगा। तो ये तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए फिर ये ज़रूरत है कि हम ये तय कर दें कि अगर एक शय की ज़्यादा मिकदार से नशा होता है तो उसकी थोड़ी मिकदार भी आराम मुतसव्विर होगी। सही, बहुत शुक्रिया खालिद साहब। नाज़रीन, आज हमने ये अपनी जो दो मोटिव्स थे उनको एड्रेस किया है हमने, हंगर और थर्स्ट को तज़किये के उन्वान के तहत, कि अगर आप इनको कंट्रोल में रखें तो ही आपके ये जो मोटिव्स हैं आपके अंदर रखे गए ये सही तवाज़न में आ सकते हैं या अपना पर्पस सर्व कर सकते हैं ये मोटिव्स। अगली एपिसोड जो है उसके अंदर हम जो सेक्स का मोटिव है उसको बहुत तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। आज हमने उसको इसीलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो ज़्यादा तफसील तलब है और उसकी जहतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हम एक नए उन्वान के तहत आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।